हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने न्यूटन के लॉ स्टार्ट कर दिए थे। तो न्यूटन लॉ की लिमिटेशंस क्या है, सबसे पहले वो हम देखते हैं। न्यूटन लॉ सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स में वर्क करते हैं, ये मॉडर्न फिजिक्स में वर्क नहीं करते हैं। यानी कि इनका यूज सिर्फ हम क्लासिकल फिजिक्स में यूज कर सकते हैं, जिसमें कि हम मोशंस, प्रकाश यानी लाइट, और ध्वनि यानी साउंड, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। उसमें तो ये न्यूटन के लॉ वर्क करते हैं, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में ये वर्क नहीं करते। मॉडर्न फिजिक्स में क्या आता है, किसी भी पार्टिकल की जो साइज है, स्मॉल साइज के पार्टिकल मॉडर्न फिजिक्स में ही हम पढ़ते हैं। और जो भी जो जिन जिन वस्तुओं का वेग प्रकाश के वेग से ज्यादा होता है, वो भी हम किस में पढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं न्यूटन ने कितने नियम दिए थे। न्यूटन ने 1687 में अपनी बुक यानी प्रिंसिपिया में 4 लॉ दिए थे, जिसमें से 3 गति के नियम थे, एक गुरुत्वाकर्षण का नियम था। गति के कितने नियम थे? 3। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का सेकंड नियम और न्यूटन की गति का थर्ड नियम। ठीक है, चलो हम न्यूटन की गति का प्रथम नियम पढ़ते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ का क्या स्टेटमेंट है? कोई भी वस्तु किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन, किसी भी वस्तु की अवस्था, विरामावस्था, गति, एक समान गति की अवस्था या दिशा में परिवर्तन के लिए हमें भावबल की आवश्यकता होती है। किसी भी वस्तु की अवस्था, विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था या दिशा में परिवर्तन के लिए हमें बाहुबल की आवश्यकता होती है। दिशा परिवर्तन के लिए हमें क्या, बाहुबल की आवश्यकता होती है। यही इसका प्रथम नियम है। प्रथम नियम से हमें क्या, जड़त्व के बारे में पता चलता है, यानी कि वस्तु जड़त्व में है कि नहीं। चलो हम जड़त्व के बारे में पढ़ते हैं। जड़त्व क्या है? जड़त्व यानी इनर्शिया। जड़त्व किसी भी वस्तु का अंतर्निहित गुण है, यानी कि जड़त्व किसी भी वस्तु का गुण है, अंतर्निहित गुण है, यानी कि वो उसमें एक गुण के रूप में विद्यमान है। यानी कि इसकी ना तो कोई विमा होती है, ना ही इसका कोई मात्रक होता है। ये विमा और बिना मात्रक के, क्योंकि ये वस्तु का गुण है। ठीक है, विमा का स्टेटमेंट या विमा में होता क्या है, किसी भी वस्तु की अवस्था, किसी भी वस्तु की विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था, कोई भी वस्तु विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था को स्वयं परिवर्तित नहीं कर सकती। यानी कि कोई भी वस्तु अपनी विराम अवस्था और एक समान गति की अवस्था में स्वयं परिवर्तन नहीं कर सकती। इसके लिए इसे एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। अब ये जड़त्व, इसमें 3 चीजें आई। ये या तो वो विराम अवस्था में होगी, या एक समान गति की अवस्था में होगी, या फिर वो दिशा, यानी कि उसकी दिशा में परिवर्तन के लिए हमें किसकी, बल की जरूरत होगी। चलो इसका एक पहला स्टेटमेंट देखते हैं, जो कि क्या बोल रहा है कि किसमें परिवर्तन, विराम अवस्था में, विराम अवस्था का जड़त्व, इसे क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यानी कि कोई भी वस्तु है, वो
ब्राह्म अवस्था में है तो वो ब्राह्म अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। जैसे कि एक बस है, जैसे कि कोई खड़ी हुई बस है जिसमें कि यात्री बैठे हुए हैं, यदि अचानक से उस बस को चला दिया जाता है, अचानक से उस बस को चला दिया जाता है तो क्या होता है कि पीछे की साइड हमें धक्का लगता है, पीछे की साइड। क्यों? क्योंकि हमारा जो नीचे वाला पोर्शन है, यानी हमारे शरीर के नीचे वाला पोर्शन है, वो क्या है, गति में आ गया, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन अभी भी विराम अवस्था में, यानी कि वो अभी भी रुका हुआ है, जिससे कि आगे वाला हिस्सा तो चलने लगता है, पीछे वाला हिस्सा अपनी जगह पे ही रहता है, जिससे क्या होता है, हमें पीछे की साइड धक्का लगता है। ठीक है, चलो अब सेकंड इसकी क्या कंडीशन है, एक समान गति का जड़त्व, एक समान गति का जड़त्व, यानी कि इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होता है कि कोई भी वस्तु यदि एक समान गति से जा रही है तो वो एक समान गति से ही जा सकती है, यानी कि वो स्वयं में परिवर्तन नहीं कर सकती है, उसके लिए उसे एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होगी। जैसे कि हम किसी कार या बाइक में जा रहे हैं, यानी हम बाइक में जा रहे हैं, एकदम से हम रोकते हैं बाइक को तो क्या होता है कि हमारा जो हमें धक्का आगे की साइड लगता है, हम एकदम से बाइक को रोकते हैं तो हमें आगे की साइड धक्का लगता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा नीचे का पोर्शन है, शरीर के नीचे का पोर्शन क्या है, विराम अवस्था में आ गया, यानी रेस्ट में आ गया, लेकिन ऊपर का जो हमारा पोर्शन है वो एक समान गति की अवस्था से जा रहा है, इसलिए हमें क्या होता है कि आगे की साइड धक्का लगता है, यानी कि ये शरीर हमारा आगे की ओर जाता है, तो ये एक समान गति की अवस्था हो गई। अब एक दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, यानी कि इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होता है कि कोई भी वस्तु यदि एक दिशा में जा रही है, अगर उसकी दिशा परिवर्तन करेंगे तो हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होगी, यानी कि कोई भी वस्तु यदि सीधी जा रही है, यदि मुझे इसे मोड़ना है तो हमें कोई ना कोई बल की, यानी बल के हम जो बाइक या कार लगाते हैं उसमें हम बल कैसे करते हैं, स्टीयरिंग से करते हैं, यानी कि हम स्टीयरिंग घुमाते हैं, तो वो यही है। ठीक, यदि हम ऐसा नहीं करते तो ये क्या होता है, इसकी जया, यानी कि इससे सीधा जा रहा होता। ठीक, ये तो हो गया इसका प्रथम नियम में क्या क्या होता है, जड़त्व क्या होता है, ये हमने देखा। अब सेकेंड लॉ में सबसे पहले हमें क्या देखना है, संवेग यानी मोमेंटम, संवेग देखना है, संवेग मतलब कि मोमेंटम देखना है सबसे पहले। मोमेंटम क्या होता है, संवेग, संवेग मतलब मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, ये मोमेंटम क्या होता है, ये वस्तु की गति की माप होती है, यानी कि ये वस्तु की गति की माप होती है। इसका जो परिभाषा है या डेफिनेशन है वो क्या होती है, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, उसका संवेग बोलते हैं। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोला जाता है, उसका संवेग बोला जाता है। और इसे किससे, इसे हम P से डिनोट करते हैं, यानी कि मैंने लिखा संवेग, संवेग, संवेग बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान इनटू वेग, यानी कि संवेग मतलब मोमेंटम, मोमेंटम बराबर द्रव्यमान मतलब मास इनटू वेलोसिटी। अब मैं इसे साइन के रूप में लिख लूंगा, यानी P बराबर m इंटू ए। ठीक, इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक m मतलब द्रव्यमान, मास का मात्रक किलोग्राम,
किलोग्राम। मास का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। ए यानी वी का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। वी का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? केजी इंटू एम बाई सेकंड। ठीक है। इसका विमीय सूत्र क्या होगा? विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या होगा इसका? एम, एल और टी। एम मतलब द्रव्यमान है, बिल्कुल है 1, इसकी घात क्या होगी? 1। एम कितना है? 1, यानी ये भी 8 ही है। एस यानी टी, टाइम तो है लेकिन ये क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो -1। ये इसका क्या होगा? विमीय सूत्र। ये राशि कैसी होगी? ये राशि कैसी होगी? ये राशि होगी सदिश। ये कौन सी राशि होगी? सदिश, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, संवेग हो गया, ये संवेग हो गया। अब संवेग की डेफिनेशन होगी, लेकिन इसका काम क्या है, यानी ये वर्क क्या है? किसी भी वस्तु, कोई वस्तु ऐसे भारी वस्तु है, किसी भारी वस्तु यानी ये द्रव्यमान पे निर्भर कर रहा है, नहीं ये द्रव्यमान पे डिपेंड है, यानी मास पे डिपेंड है। तो यदि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा हुआ तो उसका संवेग भी ज्यादा होगा, यदि उसका वेग ज्यादा है तो उसका संवेग ज्यादा होगा। यानी कि ऐसे मान लो कि एक ट्रक है, एक बाइक वो कार है, ट्रक का संवेग ज्यादा है, कार का संवेग कम है, तो ट्रक को रोकने के लिए या चलाने के लिए हमें ज्यादा वेग उसकी बल की जरूरत होगी, ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी। लेकिन कार को चलाने के लिए या रोकने के लिए हमें कम फोर्स की जरूरत होगी, क्योंकि उसका संवेग ही कम है, यानी द्रव्यमान कम है तो संवेग कम है। ऐसे ही हम मानते हैं कि दो कार हैं, एक कार स्पीड से जा रही है, मतलब कि हाई स्पीड से जा रही है, एक कार धीमे धीमे जा रही है, तो किसका संवेग ज्यादा होगा? जिस कार का वेग ज्यादा होगा उसी का संवेग ज्यादा होगा, जिस कार का वेग कम है उसका संवेग कम होगा। तो हमें किस कार को रोकने के लिए ज्यादा बल की जरूरत होगी? जो स्पीड में जा रही है उस कार को रोकने के लिए हमें ज्यादा संवेग और बल की जरूरत होगी। अब ये संवेग और बल का जो रिलेशन है वो हमें कहां से मिलता है? सेकंड लॉ से। संवेग का और बल, यानी संवेग और बल का जो रिलेशन है वो हमें कहां से मिलता है, यानी संबंध है वो हमें कहां से मिलता है? सेकंड लॉ से। चलो हम न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ते हैं। सेकंड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है कि किसी भी वस्तु का संवेग, किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उसमें लगाए गए बल के समानुपाती होती है। ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं? न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, यानी कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि संवेग में परिवर्तन की दर लगाए हुए बल के समानुपाती होती है, यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर लगाए हुए किसके? बल के समानुपाती होती है। यानी मैंने लिखा ये बल है, इसकी परिवर्तन की दर यानी संवेग में परिवर्तन की दर, यानी संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर है? बल में लगाए हुए बल के बराबर है। संवेग में परिवर्तन की दर क्या है? बल के बराबर है। ठीक है, तो क्या होगा? इसे हम फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे? बल यानी F समानुपाती dP बाई dt। कोई परिवर्तन होता है उसे हम कैसे लिखते हैं? dP बाई dt।
यानी इस ऐसे लिखते हैं डी, और ये डी क्या लिखते हैं परिवार, ये हमें क्या दिखाते हैं, ये हमें स्मॉल चेंज दिखाते हैं। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। इसे अब मैंने सॉल्व किया तो ये क्या आएगा, एफ बराबर के इंटू पी बाई डेल टी। ठीक, डेल टी। ठीक, इसे मैंने और सॉल्व किया तो क्या आएगा, के एम V2 माइनस V1 अपॉन डेल्टा, के एम V2 माइनस V1 बाई डेल्टा टी। संवेग में परिवर्तन होगा तो उसके वेग में भी परिवर्तन होगा, संवेग में जब परिवर्तन होगा तो उसके वेग में भी परिवर्तन होगा, यानी V2 माइनस V1, डेल्टा टी को मैंने डेल्टा टी लिखा। ठीक है, ये हमें क्या बता रहा है, एम ए हमें क्या बता रहा है, V2 माइनस V1 बाई डेल्टा टी, यानी कि ये क्या है, वेग में परिवर्तन। ये क्या है, वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते थे, त्वरण, यानी एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में चेंज को हम क्या बोलते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या बोलते थे, एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ एम के एक नियतांक है, के यानी कि एक नियतांक है, नियतांक यानी कि कांस्टेंट। के क्या है, कांस्टेंट है, के की वैल्यू क्या है, 1 है। के कांस्टेंट है तो के की वैल्यू क्या है, 1 है। V2 माइनस V1 अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, ए, यानी कि ये क्या है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण है। तो हमें क्या मिला, F बराबर एम ए, F बराबर एम ए। ये क्या हमें मिल गया, फोर्स यानी कि बल का सूत्र मिल गया, यानी कि फॉर्मूला मिल गया, या बल का यहां से हमें क्या फॉर्मूला मिल गया, या बल की डेफिनेशन मिल गई। बल की डेफिनेशन, फोर्स की डेफिनेशन हमें कहां से मिलती है, सेकंड लॉ से। फोर्स का सूत्र यानी फॉर्मूला हमें कहां से मिलता है, सेकंड लॉ से। ठीक है, ये हो गया। सेकंड लॉ को फिर से देखते हैं। सेकंड लॉ का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर लगाए हुए बल के समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन की दर लगाए हुए बल के समानुपाती होते हैं। तो संवेग में परिवर्तन की दर को मैंने क्या लिख दिया, बल के समानुपाती। ऐसे मैंने F इंटू dP बाई dt, संवेग में परिवर्तन की दर, यानी ये मैंने ऐसे लिख दिया। तो F बराबर मैंने ये समानुपाती का निशान लगाया तो ये कांस्टेंट आएगा, यानी नियतांक आएगा। तो F बराबर के डेल्टा P बाई डेल्टा T लिख दिया। फिर F बराबर के एम, यानी मैंने डेल्टा पी तो अभी मैंने P बताया था, P बराबर क्या होता है, एम वी। P बराबर क्या है, एम वी, तो मैंने m लिख दिया, V2 माइनस V1 लिख दिया, यानी कि इसमें परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो मैंने V2 माइनस V1 लिख दिया, और ये डेल्टा टी का डेल्टा टी लिख दिया। अब मेरे पास आ गया वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोल रहे थे, त्वरण। तो मैंने इसकी वेग में परिवर्तन की दर को क्या लिख दिया, त्वरण लिख दिया। तो मेरे पास क्या आ गया, F बराबर एम ए, ये आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ठीक है, यहां से हमें क्या मिला, F बराबर एम ए मिला हमें, यहां से एम। इसका मात्रक क्या होता है, फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और ऐसे सीजीएस, ये तो हुआ इसका एसआई मात्रक। इसका डाइन क्या होता है, इसका सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक। ठीक है, और न्यूटन बराबर क्या होगा, एम मतलब किलोग्राम, ए का क्या होता था, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
न्यूटन का ये होगा, न्यूटन बराबर होगा किलोग्राम इनटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। डायन, एक डायन की वैल्यू क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन बराबर 10⁵ डायन। ठीक। 1 किलोग्राम बराबर क्या होगा? 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर होगा 10 न्यूटन। ठीक है, ये याद रखो। चलो अब हम देखते हैं आवेग यानी इम्पल्स क्या होता है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है। आवेग देखते हैं, आवेग क्या होता है। आवेग, आवेग यानी कि इम्पल्स। पल्स मीन्स क्षण। पल्स मीन्स क्या होता है? क्षण, यानी कि बहुत कम समय। क्षण मतलब बहुत कम समय, सेकंड से भी कम। तो इसका क्या होता है कि किसी भी वस्तु पर बहुत कम समय अंतराल के लिए लगाया गया समय, बल। किसी भी वस्तु पर कम समय अंतराल के लिए लगाया गया बल क्या होता है? उसका आवेग होता है। यानी कि आवेग में क्या होता है? आवेग क्या होता है? आवेग क्या होता है? किसी भी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए लगाया गया बल, यानी कम समय अंतराल के लिए, समय अंतराल। ठीक है, ये कम समय अंतराल के लिए लगाया गया, ये कम समय अंतराल के लिए लगाया गया बल होता है। यानी कि बहुत कम समय अंतराल, यानी कि सेकंड से भी कम। इम्पल्स, पल्स का मतलब सेकंड से भी कम। तो ये क्या होगा कि सेकंड से भी कम समय के लिए लगाया गया बल होगा। यानी इसे हम मतलब नॉर्मली काउंट ही नहीं कर पाते, लगाया पता ही नहीं चलता हमें कब लगाया। ठीक है, तो ये आवेग बराबर बल इंटू समय अंतराल, यानी बहुत कम समय अंतराल। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जे से। जे से। तो जे बराबर बल का F इंटू डेल्टा टी। ठीक, ये हो गया इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक होगा न्यूटन मीटर, न्यूटन सेकंड। इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन सेकंड। विमीय सूत्र क्या होगा? विमीय सूत्र MLT। न्यूटन का बल का विमीय सूत्र क्या था? बल का विमीय सूत्र था MLT। तो बल बराबर F बराबर MA। तो M का तो केजी हो गया, A का क्या होता था? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया इसका। तो m पर 1 2 माइनस 2। ठीक, ये बल का विमीय सूत्र होता था। अब इसमें आवेग का क्या होगा? सेम होगा, m न्यूटन है, ये भी है, लेकिन t इसमें नीचे है, एक इसमें माइनस t है, लेकिन इसमें ऊपर है समय, तो इसमें माइनस MLT इनवर्स। ठीक है, ये हो गया। इसका यूज कहां पे होता है? आवेग का यूज होता है कि जब हम मैच खेलते हैं तो हम जब कैच लपकते हैं ना, कैच लेते हैं, तो हमारा क्या होता है? ऑटोमेटिकली हमें
मतलब पता भी नहीं होता है, और हम कैच ऐसे लेते हैं, मतलब हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं। इससे क्या होता है कि समय अंतराल हमारा बढ़ जाता है। समय अंतराल बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आवेग, यानी कि आवेग हमारा बढ़ जाएगा। आवेग यानी बल, कैसे, अब यहां से मैंने लिखा F की मैंने वैल्यू लिख दी, F बराबर J डेल्टा T, ये आ गया। जब हमारा समय अंतराल बढ़ गया तो फोर्स क्या होगा, कम होगा, क्योंकि फोर्स समय अंतराल के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फोर्स समय अंतराल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या होगा कि हमारा समय अंतराल बढ़ेगा तो हमारा फोर्स बढ़ जाए, वो समय अंतराल बढ़ेगा तो हमारा फोर्स कम हो जाएगा। फोर्स कम हो जाएगा तो हमें क्या, हाथ में हमारे बल कम लगेगा और हमें चोट कम लगेगी। ठीक है, यही है कि हम स्प्रिंग क्यों लगाते हैं। हम जो हमारी बाइक, कार या हमारे मोटर व्हीकल है या उसमें सॉकर या स्प्रिंग क्यों लगाते हैं। सॉकर या स्प्रिंग क्या करते हैं कि जो हमारे दशकों का टाइम है ना, उसे बढ़ा देते हैं, यानी समय अंतराल बढ़ा देते हैं, जिससे कि हमें फोर्स कम लगता है। ठीक, चलो हम देखते हैं न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन की गति का तीसरा नियम, यानी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसका क्या है स्टेटमेंट, इसका क्या है, हर एक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हर एक वस्तु पर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। किसी भी वस्तु पर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसे क्रिया और प्रतिक्रिया का लॉ भी बोलते हैं। न्यूटन के थर्ड लॉ को क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, अब इसका यूज कहां पे है, इसका यूज कहां पे है, इसका जो स्टेटमेंट दिया गया है इसका यूज कहां पे है, या इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या है। क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया के विपरीत, इसका स्टेटमेंट है किसी भी क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। किसी भी क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है, यानी कि मैंने एक किसी को थप्पड़ लगाया तो शायद वो मुझे उसकी बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया हुई, वो भी मुझे एक लगा देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, गांधी जी के विचारों पे चल रहे हैं तो ऐसा नहीं होता है। ठीक, मतलब होता है, हमारे यहाँ तो होता है, चंबल में होता है, बाकी पता नहीं क्या और जगह होता है कि नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई मेज है, मेज पर एक बुक रखी हुई है, तो बुक पे नीचे की ओर बल लगेगा, क्यों, ग्रेविटी की वजह से नीचे की ओर बल लगेगा। लेकिन एक बल ऊपर की ओर भी लगेगा, जिससे कि उसका संतुलन बना रहे, यानी कि वो स्टैंड स्टिल, यानी कि वो विराम अवस्था में रहे, यानी कि वो ऊपर ही रखी रहे। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर की ओर ज्यादा बल लगे तो वो ऊपर उठने लगे, जो हम भूत वगैरह की मूवियों में देखते हैं, शरीर ऊपर जाता है, वैसा भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हमारे जो बुक है उसमें क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है किस साइड, नीचे की साइड, और इतना ही फोर्स लगेगा ऊपर की साइड, जिससे कि उसका बैलेंस बना रहे, यानी कि वो ऊपर रखी रहे। ऐसे जैसे हम बंदूक चलाते हैं, यानी फायर करते हैं, तो गोली आगे की साइड जाती है लेकिन बंदूक पीछे की साइड आती है, जैसे कि हमारे कंधे को चोट लगती है। मुंह की साइड है तो मुंह टूट जाता है, ये भी होता है। इसके अलावा इसका मेन यूज कहाँ पे है, जब हम रॉकेट को प्रक्षेपित करते हैं, यानी रॉकेट को जब हम अंतरिक्ष में भेजते हैं तो वहां पे यूज होता है। वहां पे कैसे यूज होता है कि जो रॉकेट में भरी हुई गैसें होती हैं वो नीचे की ओर बल लगाती हैं, यानी कि उनका क्या होता है, नीचे की ओर बल होता है। तो उसके विपरीत और बराबर एक और बल लगता है, जो कि ऊपर की साइड लगता है, जो रॉकेट को अंतरिक्ष में ले जाता है। ठीक है, ये हो गया तीसरे लॉ की क्या क्या
यूज है वो हो गया और क्या होता है वो हो गया। ठीक है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है? रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स है कि किसी भी वस्तु पर यदि बल न लगाया जाए, किसी भी वस्तु पर बाहरी बल न लगाया जाए, तो उसका जो कुल रेखीय संवेग होगा ना वो शून्य होगा। जो उसका रेखीय संवेग होगा ना वो नियत होगा। जो उसका रेखीय संवेग होगा वो क्या होगा? नियत होगा। चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।